ज्वाइन हो जाओ जल्दी जल्दी। तो चलो बताओ, कल हमने कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस किए थे? कार्नोट इंजन, राइट। कार्नोट इंजन में कितने प्रोसेसेस होते हैं? 8 4 प्रोसेसेस। 4 सबसे पहली प्रोसेस कौन सी होती है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। दूसरी प्रोसेस? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तीसरी प्रोसेस? आइसोथर्मल कंप्रेशन। आखिरी प्रोसेस? एडियाबैटिक कंप्रेशन। चलो बताओ, हीट कौन से प्रोसेस में रिजेक्ट होती है? रिजेक्ट? एडियाबैटिक कंप्रेशन। कौन से प्रोसेस में एब्जॉर्ब होती है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्नोट एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर? अभी हम लोग कार्नोट एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर ही बात करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 1 minus TH by TH. 1 minus TC by TH. TC by TH. TC by TH. Where TC is? What is TC? Temperature of cold reservoir. What is TH? What is Temperature of hot reservoir. यहाँ से हमको पता चलता है जो कार्नोट की इफिशियंसी है सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और अलग अलग कंपोनेंट अगर हम लगाना चाहे तो उससे इफिशियंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस पर ही इफिशियंसी का इफेक्ट पड़ेगा, राइट? ओके। जनरल फॉर्मूला ऑफ इफिशियंसी क्या होता है? आउटपुट बाय इनपुट। ये जनरल फॉर्मूला यूज करके हम किसी भी चीज की इफिशियंसी निकाल सकते हैं, ठीक है? ओके। रेफ्रिजरेटर की अगर बात करूं तो रेफ्रिजरेटर कौन से सेकंड लॉ पे डिपेंड करता है? सेकंड लॉ के 2 स्टेटमेंट थे, तो कौन से स्टेटमेंट पर रेफ्रिजरेटर डिपेंड करता है? क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट? Heat does not travel from cold reservoir to hot reservoir if any work is not done on it. हाँ, बिना वर्क किए फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर हम लोग हीट नहीं भेज सकते। 1 मिनट। ओके, तो क्लॉसियस स्टेटमेंट हमको बोलता है बिना हम लोग हीट वर्क दिए फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर हम लोग हीट नहीं भेज सकते, ठीक है? अगर हमने ऐसा कर लिया तो ठंडी चीज ज्यादा ठंडी होने वाली है, गर्म चीज ज्यादा गर्म होने वाली है। यही प्रिंसिपल का यूज कर कर हमने रेफ्रिजरेटर, एसी और हीट पंप तीनों का कॉन्सेप्ट देखा था, राइट? ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्नोट इंजन एज अ रेफ्रिजरेटर। कार्नोट इंजन एज अ रेफ्रिजरेटर, ठीक है? तो कार्नोट इंजन और हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, अगर इसकी बात करूं तो रेफ्रिजरेटर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ये रेफ्रिजरेटर रिवर्स डायरेक्शन में है कंपैरेटिंग टू द हीट इंजन। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? रेफ्रिजरेटर ये हीट इंजन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में है या रिवर्स डायरेक्शन में? रिवर्स है। तो मतलब हाँ, मतलब हीट इंजन का वर्किंग उसका एग्जैक्ट उल्टा हमारा कौन देता है? रेफ्रिजरेटर। और उसकी डायग्राम, एनर्जी डायग्राम भी हम लोग निकालते हैं, तो देखो हीट इंजन की फ्रॉम अप टू डाउन आती है, रेफ्रिजरेटर कम्स फ्रॉम डाउन टू अप, राइट? यस सर। आज हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग कोशिश करेंगे कि आज ये पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट कर दे थर्मोडायनामिक्स का। आज हमारा टारगेट है, हम लोग कार्नोट रेफ्रिजरेटर प्लस स्टर्लिंग इंजन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? वन बाय वन देखते। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कार्नोट रेफ्रिजरेटर। हेडिंग लिख लो, कार्नोट रेफ्रिजरेटर या फिर कार्नोट, हाँ ठीक, कार्नोट रेफ्रिजरेटर। कार्नोट रेफ्रिजरेटर में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सेम जो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर होता है, सब मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज सिमिलर, बस प्रोसेसेस अलग अलग है, प्रोसेस अलग अलग है। सिर्फ हमको याद रखना है जो QH होता है, ये भी
एट मतलब जो कार्नोट साइकिल की चीजें है ना, जो कार्नोट साइकिल के कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। क्यूएच, क्यूएच मतलब हीट एब्जॉर्ब एट आइसोथर्मल एक्सपांशन, या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस लिखते हैं, ठीक है। एक्सपांशन की बात नहीं करेंगे, प्रोसेस। एक मिनट रुक जाओ। हीट रिजेक्टेड, हीट रिजेक्टेड ठीक है। अगर मैं एनर्जी डायग्राम निकालना चाहूँ रेफ्रिजरेटर, कैसे निकालूंगा? सबसे पहले रिजर्वायर, यहाँ पर हॉट लिक्विड या कोल्ड लिक्विड, हॉट रिजर्वायर या कोल्ड रिजर्वायर? हॉट हाँ। रिजर्वायर। हॉट रिजर्वायर। एक लाइन बना लेंगे बीच में बना लेंगे एक सर्कल, लाइन कंप्लीट कर देंगे। अब बताओ यहाँ पर मैं कोल्ड रिजर्वायर लिखूं या हॉट रिजर्वायर लिखूं? कोल्ड रिजर्वायर। चलो यहाँ पर मैं टी, यहाँ पे टी, बताओ यहाँ पे टीएच लिखूं या टीसी लिखूं? टीसी। टीसी। रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी एक एरो आएगा। अब मुझे बताओ, मुझे वर्क का एरो आउटवर्ड बनाना पड़ेगा या वर्क का एरो इनवर्ड बनाना पड़ेगा? आउटवर्ड। इनवर्ड। इनवर्ड। इनवर्ड बेटा, इनवर्ड। मुझको वर्क देना पड़ता है रेफ्रिजरेटर के लिए। रेफ्रिजरेटर का जैसे ही हम लोग वर्क देते हैं तो ये लोअर टेम्परेचर जहाँ होता है वो और ठंडा, ठंडी चीज और ठंडी होती है, इसलिए यहाँ से हीट एब्जॉर्ब होती है या फिर हीट निकाली जाती है। ये हो गया क्यूसी, ठीक है। और यहाँ हीट रिजेक्ट की जाती है, ये हो गया क्यूएच। मैं म्यूट कर दूं जरा जिसका माइक ऑन है? ठीक है, ठीक है, माइक बंद कर दिया उन्होंने। हीट रिजेक्टेड, हम लोग अभी इसको बात करेंगे। रिजेक्टेड एब्जॉर्ब की वजह हम इसको बोलेंगे नॉर्मली एट आइसोथर्मल प्रोसेस। हम लोग सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि ये जो हीट है कौन से प्रोसेस पर होने वाली है, ठीक। एट आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बनाने जाऊं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सीओपी के इज इक्वल्स टू, ठीक है, वो क्या होता है? आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। चलो बताओ आउटपुट क्या होता है रेफ्रिजरेटर का? आउटपुट कूलिंग। कूलिंग कब मिलेगा? जब मैं क्यूसी निकालूंगा तब। तो मेरा आउटपुट क्या हो गया? क्यूसी। इनपुट क्या देता हूं मैं रेफ्रिजरेटर में? क्यूएच। वर्क। वर्क देता हूं इनपुट। मैं यहाँ से कंप्रेसर स्टार्ट करता हूँ तो ही मेरा काम स्टार्ट होता है, तो वर्क, ठीक है। अब हमको पता है वर्क क्या होता है, QH माइनस क्यूसी। पुट कर दो, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, राइट? ठीक है, ओके। अगर मैं लिखना चाहूँ तो वी नो QC अपॉन QH इज इक्वल टू TC अपॉन TH, ठीक है। ये कहां से आया? ये देखो, ये कहां से आया? QC कहाँ है, कौन से प्रोसेस में हो रहा है? QC आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है। QH कब हो रहा है? QC और QH दोनों भी आइसोथर्मल प्रोसेस में हो रहा है। आइसोथर्मल में हीट की वैल्यू Q इज इक्वल टू होती है nRT इंटू लॉग ऑफ वो भी फाइनल बाय V, ठीक है। ये लॉग वाला टर्म्स कट हो जाएगा, ठीक है। Q होगा, टेंशन नहीं लेना है, कट हो जाएगा, N कट हो जाएगा, R कट हो जाएगा। जब हम डिवाइड करेंगे दूसरे Q से डिवाइड करेंगे तब
बचता क्या है, टेम्परेचर ना। तो मैंने डायरेक्टली इतना सब कुछ करने से अच्छा यहाँ पे लिख दिया QC बाई QH इज इक्वल टू TC बाई TH। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। QH। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूं, देयरफॉर, तो इसका मतलब QH बाय QC अगर करता हूं तो दैट विल बी TH बाय TC। ठीक है, TH बाय TC। अगर मैं दोनों में से 1 माइनस कर दूं, समझो QH QC -1 किया, यहाँ -1 किया तो साइड वाले इसमें भी -1 करना पड़ेगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा TH बाय TC -1। चलो इसका स्क्रीनशॉट बनाओ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऐसे लिख लो, एडजस्टमेंट है ये। एडजस्टमेंट ऑफ -1। ठीक है, -1 का एडजस्टमेंट किया मैंने इसका, हो गया। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। देखो ये मेरा करता हूं, अब देखो ये कैसा आ गया। दिस इज फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP मैंने ऑलरेडी यहाँ बना कर रखा है। अब मैं रेफ्रिजरेटर की रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये वाला इक्वेशन में कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, यहाँ पर QH बाय QC -1 विल बी TH बाय TC -1। मतलब QH माइनस QC अपॉन QC विल बी TH माइनस TC अपॉन TC। इसको और अच्छे से लिखना चाहो बाय इन्वर्टेंडो, मैंने इन्वर्ट कर दिया दोनों को, इन्वर्टेंडो ही बोलते हैं ना, इन्वर्टेंडो ही बोलते हैं ना, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर करना, हाँ सर। इन्वर्टेंडो। मैं इन्वर्टेंडो कर हाँ देता हूँ। सर। ठीक है, यहाँ पर भी इन्वर्टेंडो किया मैंने। हाँ, इन्वर्टेंडो, राइट। इसको इन्वर्टेंडो कर दो, QC अपॉन QH माइनस QC विल बी TC अपॉन, इसको इन्वर्टेंडो किया तो इसको भी करना ही पड़ेगा, राइट साइड शुड बी इक्वल टू लेफ्ट साइड। कर दिया। नाउ वी हैव द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। वी नो COP क्या होता है, COP कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को K भी बोलते हैं, COP भी बोलते हैं। क्या होता है, QC अपॉन QH माइनस QC। अब वो बन जाएगा TC अपॉन TH माइनस TC। फाइनल रिजल्ट हमको K इज इक्वल टू TC अपॉन TH माइनस TC। इसका मतलब ये चीज भी टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है। रेफ्रिजरेटर अगर मैं कार्नोट का बनाऊंगा तो रेफ्रिजरेटर ऑफ कार्नोट विल आल्सो बी डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। मतलब किसी कंपोनेंट को बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस में कुछ तो भी गड़बड़ करो और तुमको कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस अपने हिसाब से मेंटेन करो। चलो इसका स्क्रीनशॉट बनाओ। अब हम लोग बात करेंगे ये रिजल्ट के बारे में। हो गया? हाँ ओके, सर, हो गया। अब करता हूँ, के TC डिवाइडेड बाय TH माइनस TC। अगर मैं बोलूं, मैथमेटिकली बताओ, अगर मुझको K इंक्रीज करना है, अगर मुझको K इंक्रीज करना है तो बताओ क्या करना पड़ेगा दोनों में से? TC इंक्रीज करना पड़ेगा। और TH माइनस TC। डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है तो वैल्यू घटती है,
सॉरी, डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है तो वैल्यू बढ़ती है, डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तो वैल्यू घटती है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट है। न्यूमरेटर बढ़ता है तो वैल्यू बढ़ती है, न्यूमरेटर घटता है तो वैल्यू घटती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट। ये यूज किया मैंने, ये कंफ्यूजन लगा। इसका मतलब मैं क्या बताऊं, देखो इसका मतलब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ, टू गेन द मैक्सिमम सीओपी। अब मैं सीओपी मतलब क्या होता है बताओ, व्हाट इज सीओपी? Coefficient of Coefficient of मैक्सिमम सीओपी गेन करने के लिए, टू गेन द मैक्सिमम सीओपी वी नीड टू, या फिर टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन hot reservoir and cold reservoir. To gain the maximum COP, temperature difference between hot reservoir and cold reservoir must be low or high. Low रहना चाहिए, high रहना चाहिए? low, high. अरे बेटे लो, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, टेम्परेचर मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा हॉट रिजर्वायर है 40 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, तो कोल्ड रिजर्वायर हॉट रिजर्वायर से कम ही होना चाहिए, तो हमको कम से कम ऐसी कोशिश करना चाहिए कि भाई कोल्ड रिजर्वायर जो है ना, ये टेम्परेचर के आसपास होना चाहिए। जैसा ये हो गया 5 डिग्री, अच्छा इफिशियंसी देगा इस तरह से। ये मैंने रैंडमली अपने दिमाग से कुछ तो भी वर्ड नंबर डाले हैं, मैं बस बताना चाहता हूँ कि कम से कम। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, ये अगर केस नंबर 1, अगर ये 40 है और ये है 10 डिग्री सेल्सियस, दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 30 ना, 30। तो कंपैरेटिवली पहले वाले केस से ये वाले केस में कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कम रहेगा, ठीक है। तो वो इंजन का परफॉर्मेंस, या फिर इस रेफ्रिजरेटर की बात करें राइट, तो रेफ्रिजरेटर का परफॉर्मेंस कम रहेगा सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करने से, ठीक है। ये वाला टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी बढ़ती है, और कंपैरेटिवली ये मेन फोकस पे रखते हैं। तो देखो कितना, मतलब सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस तो मेंटेन करो, बाकी ये इंजन लगाने की भी जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस तुम अपने आप मेंटेन करो, तुम्हारा इंजन अच्छा परफॉर्मेंस देने लग जाएगा। पर प्रैक्टिकली बहुत सी केस, अगर हमको चीजें ज्यादा ठंडी बनानी है तो ठंडी बनाने के लिए टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो दोनों के बीच में डिफरेंस तो बढ़ने ही वाला है, ठीक है, बढ़ने ही वाला है। तो कम रखना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, उसके लिए एक्स्ट्रा डिवाइसेस लगाने पड़ेंगे परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, तो आगे की बात है। तो कार्नोट ने हमको ये बता दिया, अगर हमें उसको रेफ्रिजरेटर बढ़ाना है तो ये दोनों का टेम्परेचर डिक्रीज रखना पड़ेगा। इसको एरो दे दो, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट बनाओ, ठीक है। इसका मतलब क्या है? टू इंक्रीज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वी कुड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ cold reservoir, or we could decrease the difference of the temperature between hot and cold reservoir. चलो, is it over? तो इतना काफी था। Now we will talk about next cycle, that is Stirling. Heading डालो next. ठीक है, हेडिंग डालेंगे। चलो हेडिंग डालो, स्टर्लिंग इंजन, स्टर्लिंग साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल के बारे में बात करते हैं। देखो स्टर्लिंग साइकिल देखो, मैं बोला ना आपको अलग अलग तरह की साइकिल रहती है, कार्नोट
साइकिल, ठीक है। और इसी तरह से पेट्रोल साइकिल अलग होता है, डीजल साइकिल अलग होता है। पेट्रोल साइकिल हमको बताता है कि हमारा पेट्रोल इंजन किस तरह से काम करेगा, डीजल साइकिल हमको बताता है कि हमारा डीजल इंजन किस तरह से काम करेगा। इस तरह से स्टर्लिंग इंजन है। अब डीजल साइकिल में क्या होता है, वर्क, अच्छा डीजल साइकिल में मुझको बताओ वर्किंग फ्लूइड, वर्किंग सब्सटेंस क्या होने वाला है? डीजल साइकिल में वर्किंग सब्सटेंस क्या होने वाला डीजल है? डीजल। पेट्रोल साइकिल में वर्किंग सब्सटेंस क्या होने वाला है? पेट्रोल। पेट्रोल Petrol. स्टीम इंजन में वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है? स्टीम इंजन में वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है? स्टीम Steam. यानी रेफ्रिजरेटर के अंदर वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है? रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट, राइट, रेफ्रिजरेंट। ये स्टर्लिंग इंजन इस तरह का इंजन है, ये कोई भी तरह का वर्किंग सब्सटेंस ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल इंजन पेट्रोल ही लेगा, डीजल इंजन डीजल ही लेगा, पर ये जो स्टर्लिंग इंजन इस तरह का इंजन है, ये कोई भी रेफ्रिजरेंट ले सकता, सॉरी जो भी कोई भी वर्किंग सब्सटेंस ले सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइकिल के वर्किंग सब्सटेंस के बारे में। वर्किंग सब्सटेंस, इसलिए देखना, इसके लिए वर्किंग सब्सटेंस ना एक्सेट्रा में लिखते लोग, एक्सेट्रा मतलब जैसे पेट्रोल के लिए वर्किंग सब्सटेंस तो पेट्रोल ही रहेगा, स्टीम इंजन के लिए स्टीम ही रहेगा, वाटर जो भी है। इसके लिए एयर, एयर, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स मैं वो देख लेता हूँ। एयर, एयर बोला है, हेलियम बोला है, हाइड्रोजन बोला, नाइट्रोजन। एयर बोला है, हीलियम बोला है, हाइड्रोजन बोला है, नाइट्रोजन बोला है, ठीक है, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का मतलब इसको और कोई चाहते हो तुम तो अपने हिसाब से कोई वर्किंग सब्सटेंस डाल सकते हो इस इंजन में। तो इसका बेस्ट सेलिंग पॉइंट ये था, मतलब एमएसपी, मैक्सिमम सेलिंग पॉइंट, मतलब इसको ये इंजन बेचने का मेन सेलिंग पॉइंट ये था कि इसके अंदर कोई भी तुम वर्किंग सब्सटेंस डाल के तुम काम निकाल सकते हो, ठीक है। ये इंजन इस तरह का था। तो हमको पता चल गया वर्किंग सब्सटेंस। ये भी जो है, वेयर इज ये इंजन है रिवर्सिबल, देखो यहाँ पे मैंने एनी करके लिख दिया, एनी आपको समझ में आना चाहिए, एनी मतलब कोई भी यूज रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस, ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस का यूज करता है, ठीक है। मोस्टली ये जो इंजन है ना क्रायोजेनिक में यूज है, क्रायोजेनिक। व्हाट इज मीन बाय क्रायोजेनिक? अब ये वर्ड पढ़ो और अपने दिमाग से तुक्का लगाओ, क्रायोजेनिक का क्या मतलब होता होगा? लेट मी सी। मुझे पता है आपको इसका मतलब नहीं पता, पर ये वर्ड को पकड़ो और इसका मीनिंग लगाओ। ये वर्ड पढ़कर तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आता है? इट इज यूज्ड इन क्रायोजेनिक। कुछ जनरेशन से, जनरेशन होने generation वाला है। हाँ क्रायोजेनिक, जेनिक, क्रायोजेनिक, जेनिक मतलब जनरेशन, ऐसा कुछ आया दिमाग में, राइट? तो जो भी दिमाग में आ रहा है सब गलत, सब गलत। क्रायोजेनिक का मतलब वर्किंग एट लो टेम्परेचर। क्रायोजेनिक्स एक मतलब साइंस, क्रायोजेनिक इज आल्सो साइंस, ठीक है, एक साइंस है। जब हम लोग काफी लो टेम्परेचर पर काम करते हैं तब हम लोग क्रायोजेनिक के वर्ड यूज करते हैं, क्रायोजेनिक्स, ठीक है। वर्किंग एट लो टेम्परेचर। अब लो टेम्परेचर यानी कितना टेम्परेचर? ये टेम्परेचर हो सकता है -110 डिग्री सेल्सियस, हो सकता है 150 डिग्री सेल्सियस माइनस में। इतने कम टेम्परेचर पर ये लोग क्या करते हैं, मेटल हो गया, कोई सब्सटेंस हो गया, उसको इतने टेम्परेचर पर लेके जाते हैं, और इतने कम टेम्परेचर पर लेकर जाने के बाद उस ऑब्जेक्ट का, उस मटेरियल का क्या सिचुएशंस होता है उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये यूजिंग क्रायोजेनिक मतलब क्या है? मतलब दिस साइकिल could be used as रेफ्रिजरेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर could be used as इंजन की तरह भी यूज कर सकते हैं,
इंजन की तरह भी यूज करते हैं, एंड रेफ्रिजरेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं इफ ये वर्ड लिखना जरूरी है, इफ यूज इन रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है। इस इंजन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में यूज करूंगा तो मुझको मिलेगा, इस साइकिल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में यूज करूंगा तो मुझको मिलेगा इंजन, इस साइकिल को रिवर्स डायरेक्शन में यूज करेंगे तो मुझको मिलेगा रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अब ये रेफ्रिजरेटर बनाता है ना, रेफ्रिजरेटर का काम क्या, ठंडा करना, और ये ही रेफ्रिजरेटर का यूज होता है क्रायोजेनिक्स में। ठीक है, ये वाले पॉइंट को पहले लिखना, इसके बाद इसको लिखना। ठीक है, इट इज यूज्ड इन क्रायोजेनिक्स। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोअर टेम्परेचर अचीव करना है इसके रेफ्रिजरेटर, हम क्रायोजेनिक्स में हेल्प होता है। ठीक है, ये वाले सारे पॉइंट है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट पीवी साइकिल, मतलब इसका साइकिल बनाएंगे हम लोग अभी इसके इंजन के बारे में बात करेंगे, इसका इंजन किस तरह से काम करता है स्टर्लिंग का। ठीक है, हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रैप करता हूँ। ओके, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट इंजन, हम लोग अभी पीवी डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, इसका पीवी डायग्राम किस तरह से होता है, साइकिल किस तरह से बनाते हैं। अब यही पीवी डायग्राम हम यूज करना है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंजन के लिए यूज करो, रिवर्स डायरेक्शन में रेफ्रिजरेटर यूज करो। पीवी डायग्राम, नाउ यू विल सी पीवी डायग्राम ऑफ स्टर्लिंग इंजन। अब पीवी डायग्राम बनानी है तो मुझको एक वर्टिकल लाइन बनानी पड़ेगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी। बताओ यहाँ पर प्रेशर होता है क्या वॉल्यूम होता है? प्रेशर, बताओ यहाँ पे टेम्परेचर होता है या डेंसिटी होती है? वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है। हाँ, पीवी डायग्राम की बारे में बात कर रहे हैं ना, ये तो कॉमन सेंस। ओके, यही चीज हम लोग यहाँ बनाएंगे। बस हमको बातें क्या ध्यान में रखनी है आपके सिलेबस के काम के लिए। या इसमें भी 4 प्रोसेस होने वाली है, 4 प्रोसेस होने वाली है। ठीक है, उसमें से भी 2 प्रोसेस, 4 प्रोसेस होने वाली है, उसमें से भी 2 प्रोसेस जो है आइसोथर्मल रहेगी, और 2 प्रोसेस जो है, व्हाट इज दिस प्रोसेस? ये कौन सी प्रोसेस है? आइसोकोरिक। हाँ, यहाँ पे देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो आइसोकोरिक प्रोसेस। बस इसके अंदर क्या होगा, दोनों प्रोसेस में से एक प्रोसेस में क्या होगा, हीट ऐड होगा, और इसमें एक सेकेंड इसमें इसके हीट रिजेक्ट होगा। राइट, आइसोकोरिक प्रोसेस में यहाँ पर हीट ऐड होगा तब एक्सपांशन बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंप्रेशन। ठीक है, तो 4 प्रोसेस, उसमें से 2 प्रोसेस आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल हीट एडिशन एक्सपांशन, या फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, 2 प्रोसेस होने वाली है। इसके अंदर आइसोकोरिक की अगर मैं बात करूं तो लेट मी सी क्या क्या हो सकता है। इसमें भी एक्सपांशन और कंप्रेशन होगा, इसमें भी कंप्रेशन एक्सपांशन की जरूरत नहीं है, तो हम लोग आइसोकोरिक को ऐसे ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब 1 बाय 1 हम लोग बात करेंगे प्रोसेस। सबसे पहली प्रोसेस जो होती है ना, आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस, उसमें हीट ऐड होती है। ठीक है, अब देखो आइसोथर्मल, अब मुझको इस ग्राफ पर सबसे पहली प्रोसेस कौन सी है, आइसोथर्मल। तो मैं कौन सा ग्राफ बनाऊंगा, कौन सी लाइन बनाऊंगा, इस तरह की या इस तरह की, 1 2 3।
आइसोथर्मल बनाना है। थर्ड वाली। Third कर्व वाली. याद रखना हमेशा, आइडियाबैटिक आइसोथर्मल बोला तो कर्व बनता है। ठीक है, ये तीन ही चीजें याद रखनी है, 1 2 3, ये तीन चीजें ही याद रखनी है, उसमें से थर्ड वाला। तो मैं बनाऊंगा सबसे पहले प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस मैंने बना दिया, दिस इज माय फर्स्ट प्रोसेस, राइट। मैं इसको नाम दे देता हूँ A2B। ओके, ये है एक्सपांशन। तो एरो में कहाँ बनाऊंगा, बाहर बनाऊंगा या अंदर बनाऊंगा? Outward. बाहर। Output bar. आउटवर्ड, आउटवर्ड, राइट। ओके, अब देखो A2B आ गए होंगे, A2B आ गई, यहाँ पे लिख दिया मैंने AB प्रोसेस। नेक्स्ट हमारी होने वाली है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में कौन सा लूंगा 1 2 3 में से? Second वाला. सेकेंड वाला, सेकेंड वाला, ठीक है, सेकेंड वाला ऑप्शन लेंगे। और ये प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है तो हम लोग इसको एरो नीचे बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस को नाम हम लोग देंगे B2C। ओके, उसके बाद यहाँ पर हीट ऐड हो रही है ना, तो ये एरो ऐसे देना, हीट ऐड हो रही है, हीट ऐड हो रही है। अब हीट एडिशन का काम हम लोग कहाँ से करते हैं, सोर्स से करते हैं, सिंक से करते हैं? Sink से. सोर्स से। Sink से. अरे सोर्स से लेते, सिंक में देते। सोर्स को हम लोग हॉट रिजर्वायर भी कहते हैं, सिंक को हम लोग कोल्ड रिजर्वायर भी कहते हैं। वर्ड अभी दिमाग में फिट हो जाने चाहिए। हम लोग हीट कहाँ से लेते हैं, हॉट रिजर्वायर से ना, सोर्स से लेते हैं ना। तो मैं जो हीट लेता हूँ मैं उसको QH लिखता हूँ, राइट। ओके, अब देखो वह A2B B2C हो गया, C2D अगर मैं निकालना चाहूँ, फिर से ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। अब ये कंप्रेशन प्रोसेस होगी, क्यों? क्योंकि मुझको वापस इसको ये स्टेट पर लेके जाना है, तो मैं कंप्रेस करना चालू कर दूंगा, मैं हीट रिजेक्ट होगी, ठीक है। अब मैं कंप्रेसर को बताऊं 1 2 3, तीन में से आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सी बनाना चाहिए? Third वाली. थर्ड वाली बनाएंगे हम Third लोग वाली। इस तरह से। Third. We will make this kind of curved line, right? अब मुझे एरो, ये कंप्रेशन प्रोसेस है, एरो कहाँ देना चाहिए, आउटवर्ड या इनवर्ड? Inward. Inward. इनवर्ड। प्रोसेस इज फ्रॉम C to D, तो लास्ट पॉइंट को हम लोग नाम देंगे D, ठीक है। फाइनली AB BC CD DE, नहीं DA, सॉरी DA, लास्ट प्रोसेस रहेंगी हमारी आइसोकोरिक प्रोसेस। हम लोग कंप्रेशन करेंगे, कंप्रेशन करते ऊपर लेके जाएंगे, कंप्रेशन करते वक्त हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे, आइसोकोरिक। ये हमारी साइकिल कंप्लीट हो गई। अब ये देखो C2D में हीट रिजेक्ट होती है, तो हीट में रिजेक्ट होने के लिए एरो बाहर निकाल, हीट रिजेक्ट हो रही है, राइट। तो मैं इसको लिखूंगा Q। हीट हम कहाँ रिजेक्ट करते हैं, सोर्स में या सिंक में? सिंक में। सिंक को हम लोग कोल्ड रिजर्वायर भी बोलते हैं, राइट। और कोल्ड रिजर्वायर में हीट जाना, उसको हम लोग QC बोलेंगे, ठीक है। साइकिल है। अब क्या होता है, जब हीट समझो यहाँ पे अगर 50 जूल 500 जूल हीट एब्जॉर्ब होती है, तो B2C जाते वक्त क्या होता है, B2C जाते वक्त ये जो हीट एब्जॉर्ब हुई है ना, उसका कुछ अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से निकल जाता है। ओके, यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ हीट निकल जाता है। यहाँ से समझो ये 500 है, 500, तो यहाँ से निकलेगा समझो 50 निकल जाता है फॉर एग्जाम्पल। मतलब यहाँ पे जो 500 है उसमें से निकलेगा 50, और बचा कुछ 450 यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। नहीं 450 नहीं, उसमें से कुछ बची इसका यूटिलाइजेशन होगा वर्क होने में, और जो बचेगा समझो 100 जूल निकल जाएगा बाहर। अच्छा, ये देख के बताओ वर्क कितना यूज, वर्क के लिए कितनी एनर्जी यूज हुई, आप ये बता सकते हो? मैंने 500 जूल दिया इनपुट, यहाँ से 50 चला गया, निकल जाता है फ्रॉम B2C करने में, ठीक है। और सिंक में 100 चला गया, तो बचा कितना बीच में, कितना एनर्जी बचा? 350. 350. तो 350 जो जूल है ना, हमको इतना वर्क मिलेगा इस साइकिल से, समझ में आता है? इस साइकिल से हमको इतना वर्क मिलेगा, ऐसा हो सकता है। ये मैंने अंदाज मतलब अपने दिमाग से कोई भी नंबर लिया, तो वो लोग नंबर देंगे आपको,
इसके न्यूमेरिकल तो नहीं है वैसे, ठीक है। यहाँ से जो हीट निकलती है, यहाँ से हीट निकलती है, हीट रिलीज होती है, तो ये देखो प्रेशर डिक्रीज होता है, B2C देखो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ना, तो इसके अंदर जो भी हीट थी थोड़ी रिलीज होने की वजह से हमारा प्रेशर डिक्रीज हो जाता है B2C। अब प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, मतलब समझो अगर सिलेंडर का अरेंजमेंट रहेगा तो जो पोजीशन पे था वॉल्यूम कांस्टेंट वही पोजीशन पे होता है। यहाँ से जो हीट निकलेगी उसको हम लोग बोलते हैं QH, राइट। अब क्या होता है, ये मुझको ये यहाँ तक मैंने ला लिया, इस पोजीशन पे आ चुका है D पर, D2 मुझको A पर जाना है ना, तो मैं क्या करता हूँ बाहर से थोड़ी सी हीट ले लेता हूँ, हीट लेने से मेरा प्रेशर बढ़ने लग जाता है, तो मैं बाहर की थोड़ी हीट ले लेता हूँ, तो इसको हम लोग नाम देंगे Q, इसको भी हम लोग Q ही नाम देंगे, सेम। तो इस तरह से हमारा स्टर्लिंग इंजन काम करता है, ठीक है। स्टर्लिंग इंजन ये देखकर क्या अब आप एक्सप्लेन कर पाओगे? ये जो मैंने लिखा है इतना एक्सप्लेन कर दिया तो बात खत्म। स्टर्लिंग साइकिल है इंजन, सर स्टर्लिंग साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कितने प्रोसेस होते हैं टोटल इसमें? हाउ मेनी प्रोसेस? 4 4 ठीक है। अच्छा, कौन सी प्रोसेस में हीट रिजेक्ट होता है? कंप्रेशन के एक्सपेंशन, हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्ट हो रही है, कंप्रेशन इस तरह से। तो 1 बाय 1 ये सारी चीजें लिखो, इसको एक्सप्लेन करो, ऐसे थर्मल एक्सपेंशन में ऐसा हो रहा है, हीट ऐड हो रही है, ठीक है। फ्रॉम आइसोकोरिक प्रोसेस में जा रही है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, क्यू रिजेक्ट हो रही है। आइसोकोरिक में देंगे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, क्यू एब्जॉर्ब हो रहा है, इस तरह से। बस इतना एक्सप्लेन कर लिया आपने तो आपको 100% मार्क्स मिल जाएगी। दैट्स ऑल, हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। इसमें किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ डाउट है? नो सर, ठीक है। तो हमारा चैप्टर खत्म होता है यहाँ पर। कल हम लोग बुलेट लेक्चर ले या हाँ या ना? हाँ सर। कंप्लीट रिवीजन बुलेट लेक्चर, इज इट यूजफुल? क्या ये आपको काम में आता है? क्या नया चैप्टर स्टार्ट करें? नहीं सर, बुलेट लेक्चर लीजिए। बुलेट लेक्चर लेंगे, और हम लोग अभी बुलेट लेक्चर हमारे पास सिर्फ आधा घंटा रहता है, राइट। तो हम लोग आधे घंटे में कुछ बुलेट लेक्चर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, आधे घंटे में हम लोग खत्म, अब आधे घंटा मिलता है यार, सिर्फ आधे घंटे में बुलेट लेक्चर बताना मतलब आपके सर पे एकदम हेडेक डालना। हम लोग बुलेट लेक्चर को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले कुछ करेंगे, पहले वाले लेक्चर में हम लोग